यहाँ पर जानवर पानी पी सकते हैं बट इंसान नहीं। इंसान सिर्फ महार कास्ट के, बाकी सब पी सकते हैं, महार कास्ट के लोग नहीं पी सकते। बाबा साहब कहते हैं प्राकृतिक संपदा है, इस पर भी कैसे कोई अपना अधिकार जमा सकता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी के लिए जाते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं ये कोई अमृत तो है नहीं जिसको पीकर मैं और मेरा समुदाय अमर हो जाएंगे, बट हमें जो चाहिए इक्वालिटी चाहिए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां बाबा साहेब का निवास स्थल था और अब ये एक प्रदर्शनी के तौर पे सभी के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे उनकी संकल्प भूमि की एक झलक, जो गुजरात के बड़ोदरा में है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक प्रदर्शनी है, वो आपको दिखाएंगे। और बाबा साहेब के उस संकल्प ने किस तरह से बहुजनों के और दलितों के जीवन को बदल के रख दिया, देश में इतिहास को बदल कर रख दिया, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए वीडियो आखिर तक। अप्रैल 2018 में हमारा म्यूजियम जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। ठीक है, ये जो है आपको एक फोटोज के साथ दिखाई दे रहा है। नहीं सर, 2018 में तो 2016 में ये बनना शुरू हुआ था। एक्चुअली 2 साल में बन गया था ये। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज में क्या होता है, बाबा साहब ऐसे फर्स्ट व्यक्ति होते हैं जो वंचित समुदाय से बिलोंग करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। एक यूनिक बात थी, बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट करना वो भी एक वंचित समुदाय के लिए थोड़ा टफ था। ठीक है सर। दापोली में क्या होता है, इनके पिताजी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है जॉब कर रहे होते हैं सूबेदारी की। ठीक है, बट होता क्या है, जब वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर दापोली में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि रत्नागिरी जिले में है, महाराष्ट्र के, बम्बई के। लक्ष्मी विलास महल में बाबा साहब 1913 में एज ए लेफ्टिनेंट जॉब करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद। कुछ ही समय कर पाते हैं, बट फिर उनको रिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि उनके पिताजी का जो होता है लेटर आता है कि तबीयत खराब है, आप वापस आ जाइए। तो इस सिचुएशन में उनको वापस भी जाना पड़ता है, बट फर्स्ट टाइम वो यहाँ जॉब करते हैं, दोबारा फिर आते हैं जॉब करने, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बम्बई उच्च न्यायालय में क्या है, जैसे कि 1924 में बाबा साहब ने अपने लॉ की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। कालाराम टेम्पल में क्या है, जैसे 2 मार्च 1913 में नासिक में बाबा साहब ने एक सत्याग्रह किया था मंदिर में एंट्री दिलाने के लिए। तो वो आंदोलन है, आप देखेंगे पहले जो है वंचित समुदाय के लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी। बाबा साहब ऐसा नहीं कहते थे कि मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एंट्री चाहिए, नहीं, इक्वालिटी के लिए एंट्री चाहिए थी सिर्फ। गवर्नमेंट लॉ ऑफ कॉलेज में बाबा साहब पहले यहाँ के प्रोफेसर थे, देन यहाँ के प्रिंसिपल बन जाते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में तो होते ही हैं, एजुकेशन तो बहुत हाई होती है उनकी। लंदन ब्रिज में होता है, बाबा साहब 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेते हैं और ग्रेज इन से उनको इनवाइट किया जाता है। ग्रेज इन से उनको इनवाइट किया जाता है। किसी भी भारतीय को ऐसी यूनिवर्सिटी इनवाइट कर रही है, बहुत बड़ी बात थी हमारे भारतीयों के लिए, और बाबा साहब को इन्होंने इनवाइट किया था। ठीक है सर। अब देखेंगे बाबा साहब ने हमारे भारत को एक मॉडर्न रूप दिया है। ये हमारे जो भारत है इसको आधुनिक रूप बाबा साहब ने कैसे दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करते हैं और इसी पर चलते हैं तो हमारा देश तो पूरी तरह से आधुनिक बन जाता है, मॉडर्न भारत है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दिखाई गई है हर जगह, जो कि हमारे प्राचीन भारत में नहीं थी। ठीक है सर। आप देखेंगे 1 मैन 1 वोट का राइट दिया है बाबा साहब ने। पहले क्या होता था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। इनफैक्ट जो गरीब वर्ग के लोग थे, उसमें कास्ट ऐसा नहीं था, कास्ट नहीं बोलूंगी उसमें मैं कि सिर्फ कास्ट के लोग जो गरीब थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने 1 मैन 1 वोट का राइट दिया, ताकि हर किसी का अपना वोटिंग अधिकार हो, वोटिंग राइट हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाबा साहब ने। हम देखेंगे कि आज का हमारा भारत काफ़ी अलग हो चुका है पहले से। पहले हमारी जो परेड निकली थी वो इस तरह से निकली थी, घोड़ा गाड़ी के साथ। अब हम देखते हैं हमारी कितनी जो है चीज़ें डिसिप्लिन में हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे देखने में भी अच्छी लगती है आजकल, हम जब अपनी टीवी पर परेड वगैरह देखते हैं। पहले क्या होता था कि वुमेन्स को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था इतनी जल्दी से। हालांकि ऐसा नहीं था कि सभी वुमेन्स अनएजुकेटेड थी, कुछ वुमेन्स एजुकेटेड भी थी, बट एक जो राइट दिया जाता है, कागजी तौर पर जो राइट दिया जाता है, वो बाबा साहब ने दिया था। और वुमेन्स को मोटिवेट करने वाले बाबा साहब थे। मतलब वो सामान्य नियम नहीं था पहले, एक मतलब गिनती बच्चियां पढ़ जाती थी, लेकिन ये सामान्य नियम बन गया फिर। हाँ। कि सबको अधिकार पढ़ने का है। पहले क्या हुआ करता था कि जो स्वर्ण वर्ग के लोग थे वो अपने घर की महिलाओं को पढ़ा लिया करते थे,
जैसे कि विदेशों में गए हैं तो उनको पता है कि वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन जो है ज़रूरी है, बट वो अपने समाज को ये वाली बातें नहीं बताते थे कि वुमेन्स को भी पढ़ाना ज़रूरी है। बाबा साहब ने ये बात अपने समाज को बताई थी आकर कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। और बाबा साहब ने किया क्या कि जैसे कोई भी उम्र की महिला है उनके लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोल दिए, ताकि जो उस समय के लोग हैं उनकी जो थिंकिंग होती थी कि हमें इस तरह के स्कूल में नहीं भेजना जहाँ पर बाकी के लोग भी पढ़ रहे हैं, बॉयज़ भी पढ़ रहे हैं, तो कोई रुकावट ना आए, इसलिए बाबा साहब ने अलग से स्कूल कॉलेज हर तरह की फैसिलिटी जो है महिलाओं को दे दी थी, ताकि महिलाएं भी एक इक्वल दायरे में आकर आगे बढ़ती चली जाए। ठीक है सर। 1942 में बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने थे 1946 तक। हाँ जी, उस समय क्या होता है, ये सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात है, आज़ादी से पहले बने थे बाबा साहब। नहीं नहीं, ये उसी में ही थे, मीन्स अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का था उसी में ही थे। हमारी आज़ादी के बाद तो सारे ही मंत्री अलग हुए थे ना अपने इंडिया की तरफ से जो थे। तो होता क्या, उस समय बाबा साहब ने जो जब लेबर मिनिस्टर बने थे, जो वर्किंग आवर होते थे 14 आवर्स होते थे। ठीक है मैम, बाबा साहब ने इसको 8 आवर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं वुमेन्स को स्पेशल कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ लीव्स मिली हुई हैं, ये सारे राइट जो हैं बाबा साहब ने दिए। मैटरनिटी लीव है और भी फैसिलिटी है। वुमेन्स अगर घर से बाहर निकलती हैं जॉब के लिए तो बाबा साहब ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी बनाई थी। ऐसा आजकल हर तरह वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बट बाबा साहब ने क्या किया था, पहले जो महिलाएं सेम लेवल पर काम किया करती थी, सेम पोजीशन पर काम किया करती थी, उनको सैलरी कम मिलती थी पुरुष के अकॉर्डिंग। कोई जेंट्स और वुमेन एक ही काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो वुमेन को कम मिलती थी। तो बाबा साहब ने कहा ऐसा क्यों होता है, ये सेम आर काम कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, तो वेतन इनका अलग क्यों है, ये भी तो इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए इनका जो है सैलरी का जो स्केल था उसको इक्वल किया गया है। आज हम देखते हैं, मैं खुद का अगर एग्जांपल लूँ तो मेरे साथ जितने भी बाकी के गाइड्स हैं जो भी है, हम सबकी इक्वल सैलरी है, उसमें चाहे बॉय है, गर्ल है, कोई भी है, हमारा काम सेम है, हमारे वर्किंग आवर्स सेम है, तो हमारी सैलरी भी सेम है। आजकल आप देखेंगे वुमेन्स जो है हर एक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मैम का ही एक एग्जांपल देती हूँ, मैम अभी मीडिया में है। ठीक है सर, हमारे पहले के लोगों की सोच क्या थी कि वुमेन्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्दे में रखना है। बाबा साहब ने कहा क्यों रखना है पर्दे में, वुमेन्स को बराबर का अधिकार होना चाहिए, एटलीस्ट उनको अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। जरूरी नहीं है हर महिला पढ़कर आगे बढ़ेगी, बट जिनके अंदर ये इच्छा है कि वो आगे बढ़ना चाहे उनको मौका तो दो। तो वो मौका जो है बाबा साहब ने हर महिला को दिया है हर एक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने का। सर आप देखेंगे कि बाबा साहब का स्कूल में दाखिला जो हुआ था, हम सबको ये तो पता है कि बाबा साहब ने स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई की, बट ये बहुत टफ होता है उनके लिए स्कूल में दाखिला लेना। इनके पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में सूबेदार होते हैं, तो दाखिला दिला देते हैं अपनी पहुंच से, अपनी जान पहचान से, बट होता क्या स्कूल में तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। स्कूल में नियम बना दिए जाते हैं, जब तक आप जब तक पियोन नहीं आएगा आप पानी नहीं पिएंगे, क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ेंगे, संस्कृत की बुक नहीं छुएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने वेदों में इनको मानते थे। तो इस तरह के भेदभाव के साथ बाबा साहब ने अपनी जो है स्कूल लाइफ स्टार्ट कर दी। और स्कूल में भी बाबा साहब का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया जाता है। एक बार होता है क्या है, क्लासरूम के बच्चे जो हैं अंदर बैठे होते हैं और टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं और सभी बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, एक मैथ्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, तो अंदर के कोई भी बच्चा आंसर उनको नहीं बता पाता है। तो बाबा साहब होते हैं बाहर से ही हाथ उठाते हैं और डरते हुए कहते हैं आपकी परमिशन है तो क्या मैं इसका आंसर दे दूं। तो उनको लगता है क्या आंसर देंगे, अंदर बैठे हुए बच्चे नहीं पढ़ पाए, देख पाए, तो आप बाहर से कैसे आंसर देंगे, आपको तो कुछ सुनता भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सुनता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, फिर कैसे आंसर दे देंगे आप। बट बाबा साहब उसको पढ़ते थे, फोकस करते थे, जैसे भी उनको समय लगता था वो प्रैक्टिस करते थे और एग्जैक्ट आंसर देते हैं टीचर जब पूछते हैं। तो टीचर के यहाँ से फेवरेट होना शुरू हो जाते हैं बाबा साहब, क्योंकि टीचर्स के लिए तो हर स्टूडेंट अपना मीन्स हर स्टूडेंट बराबर होता है, बट जो अच्छा पढ़ेगा वो तो हमेशा फेवरेट ही रहेगा। तो ये होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव के साथ बाबा साहब स्कूल में जाते हैं और स्कूल में आप देखेंगे 8-9 घंटे तक ये हर रोज़ पढ़ा करते थे। इनको किसी तरह की स्पेशल फैसिलिटी नहीं चाहिए थी। स्कूल में ये खुद के घर से एक अपना लेकर जाते थे बैठने के लिए, उसी को रैप करके वापस ले आते थे, अपने घर पर ले जाते थे। इस तरह से इनकी स्कूल लाइफ रही, ऐसी इनकी ग्रेजुएशन भी हो गई।
बट सर हमारा टाइम तो बाबा साहब ने बहुत बदल दिया था। नहीं, मैं आप लोगों का भी कह रही हूँ सर, आप लोगों का भी मैं कह रही हूँ। आप लोग कम से कम अपनी टाट पट्टी लेकर जाते थे। आपको स्कूल में दाखिले में तो दिक्कत नहीं हुई, आपके साथ बाकी के बच्चे भी टाट पट्टी पर ही बैठते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी बच्चे अंदर बैठ रहे हैं और आप बाहर बैठ रहे हैं। वो कहते थे, बताते हैं अभी आए वो, कि वो जब स्कूल गए तो टीचर को बोलते थे पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा कि अरे फलाने, तुम पढ़ के क्या करोगे, तुमको तो हरवाही करनी है, हैं? तुम स्कूल जाओगे तो ये काम कौन करेगा, हमारे खेत में काम होगा। इस तरह की व्यवस्था थी। एक्चुअली पहले की जो व्यवस्था थी वो ये चाहते थे कि हर वर्ग के लोग अगर पढ़ लेंगे तो जो हमारा छोटा मोटा काम होता है, खेती का, गाय का, भैंस का, ये कौन करेगा। ये उनकी थिंकिंग थी, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि ये लोग पढ़े हैं। वो कारण था उसका। होता क्या है, इनके पिताजी का, जब मैंने आपको बताया 1913 में बड़ौदा के महाराज के यहाँ एज ए लेफ्टिनेंट जॉब शुरू करते हैं, इनके पिताजी का पत्र जाता है कि मैं काफ़ी बीमार हूँ और आप वापस आ जाइए। तो बाबा साहब वापस आ जाते हैं और देखते हैं इनके पिताजी सीरियसली बहुत बीमार होते हैं। तो पिताजी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको बचा पाना मुश्किल होता है। तो बाबा साहब को एक अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ग का उद्धार कर सकते हो और मैं तुम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जा रहा हूँ कि तुम आगे पढ़ो और गरीब वर्ग का उद्धार करो। बाबा साहब का बचपन से ही सपना होता है वैसे तो कि ये जो कम्युनिटी है हमारी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊं, मैं इसको भी थोड़ा सा लेवल में लाऊं। बट तो वो बच्चे होते हैं और स्कूल लाइफ में तो कहाँ किसी की सुनवाई होती है। तो बाबा साहब ने सोचा कि आगे तो पढ़ना चाहिए मुझे, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पिताजी थे वो भी रिटायर हो गए थे और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद तो उनके पिताजी के पास भी पैसे नहीं थे और फिर वो देहांत भी हो गया था उनका। तो बड़ौदा में ही सयाजीराव गायकवाड़ होते हैं जो हर साल वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, 4 बच्चों को जो इंटेलिजेंट होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं। तो बाबा साहब उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे भी एक स्कॉलरशिप दे दो। तो वो उनको एक स्कॉलरशिप दे देते हैं और बाबा साहब उस स्कॉलरशिप के जरिए कोलंबिया में पहुंच जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, स्कॉलरशिप होती है 11.5 पाउंड की, आज के समय में देखेंगे अराउंड 1 लाख है। ठीक है, हाँ जी। तो सर होता क्या है, कोलंबिया में चले जाते हैं बाबा साहब और कोलंबिया में भी मतलब वो ऐसा नहीं होता है, अपना इनका बहुत नाम होता है। कोलंबिया की लाइब्रेरी में 18 घंटे तक बाबा साहब हर रोज पढ़ते थे। लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे और बंद होने तक टीचर इनको कहते भैया आप बाहर निकल जाओ, हमें भी घर जाना है। तो बाबा साहब वहाँ के स्टेयर्स पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि बाबा साहब जहाँ रहते थे ना वहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने घर में जाकर पढ़ सके, क्योंकि रेंट पर रहते थे ये वहाँ पर ऐसे। तो आपने सुना ही होगा इनके लैंडलॉर्ड के बारे में और ये सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ा सा सख्त थी इनके ऊपर। तो बाबा साहब यहीं बैठकर पढ़ा करते थे और बाबा साहब को जो एहसास हुआ, सबसे बड़ी बात, बाबा साहब को यहाँ पर इक्वालिटी का जो एहसास हुआ, फ्रीडम का एहसास हुआ कि मेरे देश में, मेरे भारत में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मुझे अपने साथ चेयर पर बैठा ले। मेरे भारत में वुमेन्स मेरे साथ बैठकर कभी नहीं पढ़ी। तो ये इक्वालिटी और फ्रीडम का जो एहसास हुआ था वो कोलंबिया से हुआ था बाबा साहब को। अब देखेंगे यहाँ पर बाबा साहब पढ़ रहे हैं तो सबके साथ पढ़ रहे हैं, बैठे हैं तो साथ बैठे हैं, खा रहे हैं तो सबके साथ खा रहे हैं। उसमें चाहे वुमेन है या मैन है, कोई भी है, तो वो इक्वल था। बाबा साहब यहाँ के टॉप 100 स्टूडेंट में से नंबर 1 पर थे। तो कोलंबिया में बहुत बड़ा स्टैचू है बाबा साहब का, तो नाम तो है ही। हाँ जी, अच्छा सर, बाबा साहब को तो जैसे कि भारत में जितने लोग नहीं जानते, भारत के बाहर इनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं इनके काबिलियत के तौर पर। और मैं तो आज सुबह आते हुए देख रही थी इनफैक्ट कि एक नोएडा में भी कुछ बना है, अब मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता क्या बना है। वो भगवान बुद्ध का कोई वो बना है या फिर बाबा साहब की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी और काफ़ी अच्छा पार्क सा था। बुद्धा पार्क बना है नोएडा में। तो मैं सोच रही थी हमारे कोई विजिटर आएंगे तो मैं उनसे पता करूंगी, क्योंकि मैं तो उस समय नहीं उतर पाई थी गाड़ी से। सर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब दाखिला ले लेते हैं जब उनकी कोलंबिया से पढ़ाई पूरी होती है, बट हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है उस समय। इस वजह से इनकी पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू हो जाती है, स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। तो इनको बाबा जो जहाँ से ये स्कॉलरशिप लेते हैं बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से, वो हर बच्चे से एक एग्रीमेंट लेते हैं कि वापस आएंगे और अपने भारत देश में आप 10 साल नौकरी करेंगे। मेरे राज्य में। अच्छा, उनके, हाँ, उनके खुद के उसमें।
उनके बड़ौदा में ही, बड़ौदा में ही। उनकी भी एक प्लानिंग ही होती है कि जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ते हैं और वहीं बस जाते हैं, तो ये एक अच्छी प्लानिंग थी कि मैं बाहर के लिए स्कॉलरशिप दूंगा, पढ़ो और वापस आओ अपने यहाँ काम करो। बेस्ट स्कीम थी ये स्कॉलरशिप देने वालों के लिए। तो होता क्या है, बाबा साहब वापस आते हैं और बड़ौदा में जॉब करनी शुरू कर देते हैं। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में से नंबर 1 पर रैंक थी इनके, तो यहाँ पर टॉप तो होना ही था इनको। बट हमारे जो लोग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को। बाबा साहब फाइल मांगते तो फाइल फेंक कर देते हैं, पानी मांगते तो पानी नहीं देते हैं। मतलब वो भेदभाव जो है ये बचपन से जो देखते आए थे वो फिर से शुरू हो जाता है इनके साथ। बाबा साहब को ये बुरा तो लगता है बट आदत होती है उनको ये सब सहने की, तो बचपन से। तो बट होता क्या है, इनको बड़ौदा में रहने की जगह चाहिए थी कहीं पर, बट रहने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि इनकी हायर पोस्ट के वजह से हर किसी को पता चल जाता है कि एक महार कास्ट का इंसान हमारे ऊपर कैसे राज चलाएगा। तो वो एक आपसी वो हो जाती है जिसके वजह से बाबा साहब को पारसी धर्मशाला में रहना पड़ता है। ठीक है, मगर ये आप देखेंगे पारसी धर्मशाला है, ये पूरी पारसी धर्मशाला है। इनफैक्ट इनके साथ जो इनके मित्र होते हैं जो कोलंबिया में जाते हैं स्कॉलरशिप के जरिए, उनसे भी बाबा साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आप अपने साथ कहीं रख लीजिए। तो वो कहते हैं सामाजिक जो चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, इसके आगे हम विवश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी अपने घर वालों को रेफरेंस दे देते हैं, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, इस तरह से करके सब अवॉइड कर देते हैं। तो बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास। बट जब पारसी लोगों को पता चलता है तो वो डंडे लेकर पहुंच जाते हैं, अंबेडकर बाहर निकलो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो बाबा साहब यहाँ डर जाते हैं और बाबा साहब को पता होता है कि सच में कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। बाबा साहब खुद की जान बचाते हुए निकलते हैं किसी पीछे के गेट से या विंडो से, जैसे भी जाते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ को पूरी सिचुएशन बताते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ यहाँ पर। तो सयाजीराव गायकवाड़ को ऑलरेडी पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनके आगे विनती करते हैं कि देखो मैंने तुम्हें बुला लिया है, नौकरी भी दे दी है, मगर मेरी जो जनता है वो मेरे अगेंस्ट हो गई है। अब मैं आपको रहने की जगह देकर उनको और अपने अगेंस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप मेरी सच में मदद करना चाहते हैं तो आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर ले लीजिए। तो बाबा साहब अपना रिज़ाइन दे देते हैं यहाँ से। श्योर सर। तो एक रिज़ाइन लेटर दे देते हैं और डिसाइड करते हैं वापस अपने घर जाने की, महाराष्ट्र में। ठीक है मैम, आ जाइए। आप देखेंगे बाबा साहब की एक स्पीच थी, वी आर फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, नथिंग एल्स बट इंडियंस। क्योंकि बाबा साहब का कहना था हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ये हमारी क्या जाति है, क्या धर्म है, ये क्या नाम है, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, केवल यही हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। ठीक है, अच्छा ये आप देखेंगे। और आज के लिए बहुत स्पेशल है ये वाला व्यू जो है। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर 1917 में ही बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था। होता क्या है कि जब ये बड़ौदा से रिज़ाइन देकर आते हैं तो इनकी जो ट्रेन होती है वो कुछ आवर के लिए लेट होती है, कुछ घंटे, 3 या 4 घंटे तक लेट होती है। तो वहाँ पर बाबा साहब बैठ जाते हैं। रेलवे स्टेशन के पास एक सियाजी बगीचा होता है, वहाँ पर बैठते हैं और विचार करने लगते हैं कि कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में मेरी इतनी अच्छी वैल्यू थी, इज्जत थी, मैं भारत आया तो ऐसा क्या हो गया, केवल मेरी कास्ट, मेरे सारे सपने जो थे, मतलब अब वापस आकर ये करना है वो करना है, सब तो चूर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कास्ट की वजह से। तो बाबा साहब कहते हैं मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, मैं अच्छी एजुकेशन लेकर आया हूँ, मेरे को सारे राइट्स पता है, तब लोग मेरे साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं उनके साथ कैसा भेदभाव करते होंगे। तो बाबा साहब यहाँ से संकल्प ले लेते हैं कि मैं उन सभी गरीब लोगों को और महिलाओं को जिनको अपने अधिकार नहीं पता, मैं सबको एजुकेशन में बराबरी दिलाऊंगा, एजुकेशन के महत्व समझाऊंगा और उनके लिए योद्धा बन के उनका एक समर्थन करूंगा। तो यहाँ से बाबा साहब ये संकल्प लेते हैं गरीब समुदाय का उद्धार करने की। ठीक है, तो इस भूमि का नाम क्या है, संकल्प भूमि पड़ जाता है। आज के लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि आज 23 सितंबर है और आप लोग यहाँ अवेलेबल हैं बाबा साहब के भवन में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये हमारे म्यूजियम का भाग 2 है सर। ठीक है, एग्जीबिशन 11 है ये।
आप देखेंगे कि यहाँ पर साइमन कमीशन का एक आइकन दिया गया है। साइमन कमीशन का तो सर सभी जानते हैं कि जब हमारे साइमन भारत में आए थे तो हमारे भारतीयों ने नारा दिया था साइमन गो बैक। क्यों कहा था? क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था और वो लोग आए थे भारत के हित की बात करने के लिए। तो बाबा साहब खुद को इस टीम में ऐड करते हैं और कहते हैं अब इसमें मैं भारतीय हूँ, अब इसका कोई विरोध नहीं करेगा। बाद में बाबा साहब को यहाँ का बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का सदस्य भी चुना जाता है। ठीक है सर। यरवाड़ा जेल में आपको पता ही होगा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर। बाबा साहब जाते हैं और 1932 में उनका अनशन तुड़वाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध का सिर्फ ये था कि कोई भारतीय नहीं है, ये था कि कोई यहाँ के असलियत आ जाए। साइमन कमीशन जो चल रहा भारत में। सर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं किसी के लिए भी नेगेटिव कैसे बोल दूं? मैम भी मेरे सामने खड़ी है, मीडिया भी मेरे सामने खड़ी है। क्या दिक्कत है? सच तो मैं बिल्कुल जानती हूँ और सब जानते हैं सर। हमारे देश की जो स्थिति थी, साइमन को बुलाया ही बाबा साहब ने था। क्या आप हमारे देश की कंडीशन देखिए, आपको जो ये लोग लिखकर भेजते हैं, जो हमारे बारे में बताते हैं, वो सब गलत है। हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है कि इक्वालिटी वाला, हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। तो साइमन जब आते हैं ये देखने के लिए क्या ये इंसान सच बोल रहा है, तब हमारे भारतीयों ने नारा दिया था साइमन गो बैक। ठीक है सर। एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। 1928 में बाबा साहब, हम लोग चूँकि कानपुर से आए हैं तो साइमन कमीशन कानपुर भी गया था और वहाँ पर दो जगह, एक जाजमऊ और एक परमठ मंदिर, तो वहाँ उन्होंने पोल खोली थी, देखो मंदिर में क्या व्यवस्था होती है। और वो जो सो कॉल्ड उस समय कांग्रेस थी, उन्होंने किस तरह वहाँ अरेंजमेंट कर रखा था, कैसे उनको भड़काने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने पोल खोल दी थी वहाँ की कि वह हकीकत क्या है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, ये उनकी सबसे बड़ी अच्छाई भी थी और कमी भी थी। कमी, लोग उनके अगेंस्ट हो जाते थे एकदम से, लोग उनके अगेंस्ट प्लानिंग करनी शुरू कर देते थे, ये इसलिए कमी बनती थी। एक जो किसी भी इंसान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वही कहीं ना कहीं वीक पॉइंट बन जाता है। सर वो उन्होंने जो संघर्ष किया उसकी बहुत हम लोग यहाँ खड़े हैं आज। बाबा साहब के संघर्ष थे, बाबा साहब का वो संकल्प था कि आज यहाँ पर सब लोग अवेलेबल हैं, आप अपने अधिकारों को जानते हैं। मैं भी यहाँ नौकरी कर रही हूँ, मैम भी यहाँ काम कर रही हैं, हर कोई अपने लिए एफर्ट कर सकता है, अर्निंग के लिए एफर्ट कर सकता है। बाबा साहब नहीं होते तो हम तो पता नहीं कौन से कोने में पड़े होते, हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा होता। किसी खेत में होते हैं, आप चक्की पीस रही होती हैं। हाँ, हमें तो चक्की भी पीसनी नहीं आती सर, उस समय आ जाती, मगर एक्सक्यूज मी सब आ जाता है। यरवाड़ा जेल का जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। कोई बिल था जो कि बाबा साहब लाए थे, बट गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं था वो बिल, तो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और बाबा साहब को पता होता है गांधी जी का अनशन मतलब फिर अनशन है वो तो पूना की ऐतिहासिक जेल थी ये, और ज़्यादा तो मैं डीपली नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पता ही है। बाबा साहब जाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं, क्योंकि गांधी जी के फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गांधी जी को अगर कुछ हो जाता तो वहाँ बाबा साहब भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना शुरू कर देते, क्योंकि इनकी लड़ाई एक सिस्टम से थी, ना कि आपस की मानवता से थी। ठीक है सर। विभाजन में क्या होता है, बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी। विभाजन के समय बाबा साहब क्या चाहते हैं कि जो ये विभाजन है इसमें किसी तरह के दंगे फसादी ना हो, विभाजन अगर है तो एक तरीके से शांतिपूर्वक किया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को भी पता है अराउंड 10 लाख लोग इस समय जो है डेथ हुई थी उन लोगों की इस विभाजन के समय पर, क्योंकि काफ़ी लड़ाई दंगे हुए थे। बाबा साहब कहते हैं ये जो हुआ है आज के टाइम में, इस लड़ाई में, इस बंटवारे में ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए जितने भी भारत में मुसलमान हैं उनको आप पाकिस्तान ले जाएं और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं हिंदुस्तान ले आएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह के कोई दंगे फसादी ना हो। बट यहाँ भी बाबा साहब की सुनी नहीं गई थी। बाबा साहब सबके ही हित की बात कर रहे थे, बट सुनी नहीं गई थी। बट बाबा साहब ने बुक में तो लिख दिया, अब बुक जो पढ़ेंगे वो तो कम से कम थॉट्स को समझेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया जो है बम्बई का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ बाबा साहब के मोस्टली काम रहे हैं, कार्य रहा है, रेजिडेंस रहा है। ठीक है। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के 2 प्रतिष्ठित स्थान हैं अंग्रेजों के समय के। ठीक है सर। कश्मीरी गेट जो है दिल्ली का एक मीन्स इस जगह से भी सबसे निकट ये पड़ता है, कश्मीरी गेट 26 अलीपुर रोड, जो कि बाबा साहब का ये घर है। आप लोगों को पता ही होगा ये बाबा साहब का घर है,
लास्ट रेजिडेंस है। मैम जब तक आप आए नहीं थे मैंने सर को बता दिया था। ये जो घर था सिरोही के महाराज ने बाबा साहब को रेंट पर दिया था, क्योंकि बाबा साहब ने उनके एक बेटे का केस लड़ा था जिसमें कि उनको जितवा दिया था, और वो बाबा साहब के उम्र भर के लिए आभारी से हो गए थे। उनको ऐसा फील होता था कि मेरे बेटे को जो कि इतनी बड़ी सजा मिली थी और इन्होंने बचा लिया उनको, तो इनको कभी भी नीड होगी तो मैं इनकी मदद करूंगा, ऐसा था। तो बाबा साहब को जब जरूरत होती है, घर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो खुद से आके बोलते हैं बाबा साहब मेरा घर है वहाँ पर, आप वहाँ रहिए। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है मैं रह लूंगा, घर तो मुझे चाहिए ही, आप रेंट बताइए इसका। तो कहते हैं आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं इसका रेंट पूछ कर। तो बाबा साहब कहते हैं आप मुझे शर्मिंदा करेंगे अगर आप इसका कुछ नहीं लेंगे तो फिर वो कहते हैं ठीक है अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप इस जगह का 1 रुपीज रेंट दीजिए। 1 रुपीज रेंट देते थे बाबा साहब इस जगह का, और यहाँ रहा करते थे। अराउंड यहाँ पर 8 कमरे हुआ करते थे, जिसमें से 6 कमरे जो है किताबों से भरे हुए थे, 2 में ही बाबा साहब रहते थे, उसमें भी एक लाइब्रेरी वगैरह थी। सर बाबा साहब को एक असाधारण अर्थशास्त्री कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। राइट सर, केबीसी में 7 करोड़ का ये क्वेश्चन आया था और जवाब नहीं दे पाए थे वो बाय चांस, बट उसका आंसर ये था कि इस बुक के बिहाफ पर, ये वाली थीसिस थी बाबा साहब की जिसके बिहाफ पर आरबीआई बैंक बना था। ठीक है मैम, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अगर वो जो प्रतिभागी थी केबीसी की, उससे पहले वो इस म्यूजियम में घूम लेती तो वो 7 करोड़ जीत जाती। हाँ राइट मैम, एग्जैक्टली। एक्चुअली उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बोले थे कि अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि बाबा साहब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उनकी थीसिस के बिहाफ पर एक बैंक का गठन किया गया है, और वो भी उस समय में जिस समय में भारतीयों की सुना ही नहीं जाती थी, कोई नहीं सुनता था। आजादी से पहले कौन भारत के निवासियों की सुनता था, और अंग्रेजों ने बाबा साहब के थीसिस के बिहाफ पर बैंक बना दिया था। ठीक है, तो समझने वाली बात है, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए बाबा साहब को तो कम से कम। आप ये देखेंगे 1924 में बाबा साहब ने नारा दिया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे कि बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें अगर इस सीढ़ी में थोड़ा आगे बढ़ना है तो फर्स्ट सीढ़ी जो है वो एजुकेशन है। ठीक है, देन आपको संगठित रहना पड़ेगा। किसी भी काम को आप कर रहे हैं अगर एकजुटता से कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो उसका जो है एक पावर ज़्यादा बढ़ता है, उसका एक इफेक्ट ज़्यादा होता है। संघर्ष करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे बैठकर भी हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम एफर्ट नहीं कर रहे तो। ये है सर महाड़ आंदोलन। सर आपको महाड़ आंदोलन देखना था। 20 मार्च 1927 में ये महाड़ आंदोलन बाबा साहब ने किया था। इनके साथ इनके कुछ 10,000 फॉलोवर्स यहाँ आए थे। और तालाब है पानी जो, सर ये लाइट थोड़ी ऐसी ही है हमारी, दिखता है थोड़ा धीरे धीरे दिखता है, 3D में चल रही है। तो होता क्या है, यहाँ पर जानवर पानी पी सकते हैं बट इंसान नहीं। इंसान सिर्फ महार कास्ट के, बाकी सब पी सकते हैं, महार कास्ट के लोग नहीं पी सकते। बाबा साहब कहते हैं प्राकृतिक संपदा है, इस पर भी कैसे कोई अपना अधिकार जमा सकता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी के लिए जाते हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं ये कोई अमृत तो है नहीं जिसको पीकर मैं और मेरा समुदाय अमर हो जाएंगे, बट हमें जो चाहिए इक्वालिटी चाहिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे और पानी पिएंगे। हालांकि यहाँ पर आने में 2 साल लग जाते हैं बाबा साहब को, ऐसा नहीं है रास्ता दूर था, रास्ता तो बहुत पास में था, मगर लोग कोई पहुँचने नहीं देते थे यहाँ तक। उनको रास्ते से ही मारते थे और वापस भगा देते थे, ऐसा करते थे, जेल में डाल देते थे काफ़ी समय के लिए। तो बहुत कठिनाई होती है बाबा साहब को हर एक आंदोलन में, मगर करते हैं वो, बार बार मार खाते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बाबा साहब के सपोर्टर हैं जिन्होंने बाबा साहब को सपोर्ट किया है, और इसमें हर एक वर्ग के लोग आप देखेंगे बाबा साहब को। जैसे कि स्कूल में उनके टीचर ने सपोर्ट किया, फिर सयाजीराव गायकवाड़ ने सपोर्ट किया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महाड़ आंदोलन में भी सपोर्ट किया। और ये वो लोग हैं सारे के सारे जिनमें कि वंचित समुदाय के नहीं होंगे, बाकी सभी समुदाय के होंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात थी कि उस समय भी हमारे स्वर्ण वर्ग के लोग सभी ऐसे नहीं थे कि जो केवल जो चल रहा है उसी के पीछे चलते जा रहे हैं। सच्चाई का सामना भी करना जानते थे लोग। कालाराम टेम्पल में हम देखेंगे कि बाबा साहब जो महाड़ आंदोलन में फॉलोवर्स गए थे उन्हीं के साथ यहाँ पर भी आते हैं मंदिर में एंट्री के लिए।
बाबा साहब कहते हैं अगर हम हिंदू हैं, हमें तो हिंदुओं की कैटेगरी में रखा गया था ना, जब हमारा कोई जाति धर्म कुछ था ही नहीं है, तो जब पूछा गया था कि हम कौन से धर्म से हैं, तो कहते हैं आप हिंदू धर्म से हैं। अच्छा, हम हिंदू धर्म से तो हमें संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने दी जाती है, मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता है? हिंदू है तो कम से कम हिंदुओं में तो इक्वालिटी रखो। तो बाबा साहब सिर्फ इक्वालिटी के लिए जाते हैं इस मंदिर में। वो कहते हैं हालांकि मैं मूर्ति पूजन पर बिलीव नहीं करता हूँ, भगवान अगर किसी को आप कहते हैं तो मेरे लिए वो भगवान मेरे माता पिता है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। बट यहाँ पर बात इक्वालिटी की है, अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं की जगह पर जाएंगे। और बाबा साहब अपने 10,000 फॉलोवर्स के साथ यहाँ एंट्री करते हैं, लगभग 5 साल और 9 महीने का उनका ये संघर्ष रहता है यहाँ पर एंट्री के लिए, क्योंकि लोग अंदर नहीं जाने देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। बाबा साहब काफ़ी समय तक आंदोलन में बाहर बैठे थे गेट के, पुजारी अंदर से गेट ही नहीं खोलते थे। वो पीछे का गेट था, वहाँ से आना जाना। बट होता है क्या, एक बार राम रथ की यात्रा निकालनी होती है वहाँ से, तो पुजारी एक प्लानिंग करते हैं कि पीछे के दरवाजे से निकाल देंगे। तो बाबा साहब कहते हैं हम भी पीछे के दरवाजे से जाके उसमें शामिल हो जाएंगे, और वो हो भी जाते हैं। बट पिटते बहुत है, बहुत 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 चोट लगती है बाबा साहब को यहाँ पर, काफ़ी समय तक वो बेड पर रहते हैं उसके बाद। तो ऐसे तो सर लगे जाने हैं 5 साल। एक ही बार इंसान को इतना मारोगे आप कि वो 2-3 महीने उठ ही ना पाए, तो फिर ऐसे में 5-6 साल तो आराम से लग जाएंगे। और फिर सर उस समय हमारी जो सर वो होती थी, जैसे हम कहते हैं आज हमारी फोर्स है ये है, तो वो लोग भी तो उनकी सोच भी तो वैसे ही, वो जेल में डाल देती थी और भूल जाती थी लोगों को। हाँ आज भी सर, ये मंदिर में एंट्री करते समय की फोटो है। अच्छा, ठीक है सर। ये प्रतीकात्मक है, रियल फोटो? नहीं नहीं, रियल है सर ये। अब देखेंगे 2 मार्च 1930 को 10,000 फॉलोवर्स के साथ नासिक में गए थे बाबा साहब कालाराम मंदिर में। ठीक है, आ जाइए। ये बाबा साहब के राजगृह की फोटो है, मुंबई में बना दादर। दादर में इनके घर पे हम लोग गए थे। गए होंगे सर। हम लोग से 6 दिसंबर को ही गए थे। वाओ वाओ सर, मीन्स इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप लोग बहुत लकी हैं। आज आप ऐसे समय पर आए हैं जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था। मैंने देखा वो, तो मैं कहा आज चलना चाहिए। तो ये बाबा साहिब है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ है माता रमाबाई, ये इनके बड़े भाई थे आनंद राव, ठीक है, उनकी वाइफ है लक्ष्मी बाई, ये उनके बेटे हैं मुकुल राव, आनंद राव के बेटे हैं सर। ठीक है, ये बाबा साहब के बेटे हैं यशवंत राव। ठीक है, ये इनके पेट डॉग है टॉबी। बाबा साहब जो है जानवरों से भी बराबर का प्रेम करते थे, क्योंकि ये भी जीव थे। बाबा क्या साहब कहते हैं कि इनको क्यों अलग रखना है, इनसे बराबर का प्यार करा करते। ये फोटो बाबा साहब ने क्लिक किया है। ठीक है सर, आप देखेंगे इस फोटो की खासियत। हाँ, ये उनके नेबर्स हैं एक्चुअली, राजगृह के आसपास जो लोग रहते थे, फैमिली भी कह सकते हैं। बाबा साहब सबको अपनी फैमिली ही कहते थे। अब देखेंगे कि आप ये कितनी परफेक्ट फोटो है। बाबा साहब को फोटोग्राफी का काफी शौक था। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माता रमाबाई का देहांत हो जाता है, क्योंकि कुपोषण हो जाता है उनको। बाबा साहिब इनके साथ होते हैं बट बचा नहीं पाते हैं, उनकी स्टेज बहुत ज़्यादा डाउन पर चली जाती है। आपको पता ही होगा बाबा साहब के 5 जो थे बच्चे थे, 5 बच्चे में से 4 एक्सपायर हो गए थे। स्थिति बहुत ख़राब थी और छुआछूत की बहुत ज़्यादा उस टाइम जो प्रथा थी कि लोग इनको देखकर नहीं, सुनकर सिर्फ इनका इलाज किया जाता था, इनको छूना नहीं था, देखते नहीं थे, इस तरह से करके। और माता रमाबाई क्या करती थी, लोगों के घरों में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा, ऐसी चीज़ें जो कि लोग टच नहीं कराना चाहते थे बट काम कराना चाहते थे, जैसे गाय गोबर, इस तरह से चीज़ें जो था ऐसा काम करा करती थी। और उससे जो अर्निंग होती थी ना, उससे पहले जो इनके घर में मेंबर्स बाकी रहते थे उनको खाना खिलाती थी। अगर कुछ बचता था तो खुद खा लेती थी, नहीं बचता था तो नहीं खाती थी। तो ऐसे में बॉडी तो पूरी वीक हो ही जानी है। तो ऐसे, और बाबा साहब मोस्टली बाहर रहा करते थे और इनको लगता था कि मेरे पति के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए कभी किसी से मदद नहीं लेती थी। जैसी स्थिति में रहती थी वैसे में खुश रहा करती थी। इनफैक्ट जब इनके नेबर्स वगैरह आते थे इनकी मदद के लिए, तो ये उनको चाय पानी पिलाकर भेजा करती थी कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि मेरे पति की जो है एक इज्जत बनी रहे, कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये भी ना कहें कि इनके घर में चाय पानी नहीं है पूछने के लिए। तो इतना ये रखते थे कि पहले गेस्टों के लिए होना चाहिए, फिर मेरे परिवार के लिए, उसके बाद कुछ बचता है तो मैं खाऊंगी। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है जिसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरणा है हर एक लेडीज़ के लिए ना।
तो इनको तो भूलना ही नहीं चाहिए। और इनकी स्टोरी भी अगर देखेंगे तो बाबा साहब के इतने सारे संघर्ष जो है ना, इनके वजह से ही कहीं ना कहीं पूरे हो पाए हैं। बहुत बाबा साहब काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि 4 बच्चों की कुर्बानी देना, फिर अपनी पत्नी भी चली जाती हैं इस तरह से करके, तो बाबा साहब काफ़ी डिप्रेशन में हो जाते हैं और वो इस तरह का वेश धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाबा साहब को लोग जो जब बुलाते हैं कि बाबा साहब आप ऐसे डिप्रेशन में तो नहीं रह सकते, क्योंकि आपके आंदोलन है, सत्याग्रह है, हम लोगों के लिए तो आप ही एक उम्मीद है कि हमारा कुछ भविष्य बढ़ाएंगे आप, तो ऐसे उसमें बाबा साहब को बहुत फोर्स करते हैं और बाहर निकालते हैं इस डिप्रेशन से। बट यहाँ से इनका नाम बाबा बाबा शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबा वाला वेश जो धारण करके रखते हैं। इस वजह से बाबा साहिब, इनकी पत्नी इनको साहिब कहा करती थी, तो इस वजह से बाबा साहिब इनका नाम जो है कर दिया गया। ये बाबा साहब की राइटिंग है, ओरिजिनल हैंड राइटिंग है बाबा साहब की। ये सारे रिसिप्ट वगैरह हैं, जैसे उन्होंने फीस वगैरह पे वगैरह की है। बाकी आप देखेंगे बाबा साहब को साधना शास्त्री कहा गया है, जैसे इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग लिखी, और भी कई सारी मैगजीन्स लिखी थी, जैसे कि जिसमें कि ये प्रूफ होता था कि और कोई इस तरह से नहीं सोच सकता था। ठीक है, बाबा साहब को समाज सुधारक एवं उद्धारक कहा जाता था, क्योंकि समाज के लिए इन्होंने जो जो कार्य किए वो तो हम सबको पता है। बाबा साहब ने मैगजीन्स भी लिखी थी, जनता, क्षमता, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, एक और लिखी थी प्रबुद्ध भारत, जो कि इसी घर में रहते हुए लिखी थी, बट रिलीज नहीं हुई थी। मैगजीन्स, हाँ न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं इनको, हाँ हाँ मैगजीन्स के तरीके से निकलते होंगे ये। तो ये सारे थे इनके, बट वो प्रबुद्ध भारत वो रिलीज नहीं हो पाया था। ठीक है सर। बाबा साहब को जैसे एक दूरदर्शी नेता कहा जाता था, विजनरी लीडर, क्योंकि जैसे हम देखेंगे हिंदू कोड बिल जब आया था उस समय हमारी महिलाएं जो थी, जिसमें कि वो बिल जो था महिलाओं के लिए ही था, उनके अधिकारों के लिए था, बट महिलाएं बाबा साहब के अगेंस्ट हो जाती हैं। मगर बाबा साहब को ये जरूर पता था कि मेरे आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाली मेरा टाइम है, पीढ़ी है, जो भी है, वो उनको इन सब चीज़ों की नीड है। तो बाबा साहब ने पहले से ही हिंदू कोड बिल में लिखे थे, तो इसका मतलब वो विजनरी तो थे। आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस समय में लिख के जा रहे थे, जो कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हमारा ही सोच वहाँ तक नहीं जा पा रही थी कि ये हमारे भले की बात कर रहे हैं। हम लोगों को लगता था कि नहीं, उस समय जो भी महिलाएं थी वो हम ही जैसी महिलाएं होंगी, जो कि एजुकेटेड नहीं थी, किसी तरह को समझती नहीं थी, जो उनके दिमाग में घुसा रखा था एक चीज़ें, जो कहते हैं मनुवादियों ने, जैसे भी कुछ भी कह सकते हैं हम, कि हाँ भाई वो चीज़ें थी उनके माइंड में कि हमारा जाति, हमारी धर्म, ये सब चीज़ें बड़ी हैं और आप हमें इनसे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बेटी को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर अधिकार दे रहे थे, वही तो वुमेन्स को तो माना ही नहीं गया था ना कुछ। बाकी आप देखेंगे बाबा साहब एक प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे, ऐसा कुछ श्योर नहीं है, सिर्फ सुनने में आता था कि बाबा साहब प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे। जैसे कि उन्होंने डैम वगैरह का क्रिएशन किया, पानी को यूज़ करना, मीन्स वाटर तो एक ऐसे रिसोर्स थे उस समय जो कि अनलिमिटेड था, वाटर तो आता ही जा रहा था, बट बाबा साहब कह रहे हैं इसका वेस्ट क्यों करना है, इसको यूज़ करना है। डैम बनाया, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की, तो ये एक प्लानिंग ही थी, जो कि बहुत सारे क्रिएशन किए इन्होंने, पानी को विभाजित किया जहाँ उसकी ज़रूरत थी, वेस्ट ना करते हुए। तो बाबा साहब एक मतलब वो भी थे, प्लानिंग भी अच्छी करते थे। ये हमारे म्यूजियम का मॉडल है सर, अब देखेंगे वो मेन एंट्री गेट है, ये है मेन एंट्री, अशोक का स्तंभ है, ये हमारी बिल्डिंग है जो कि आपको खुली किताब के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ये इस बिल्डिंग का पीछे का पोर्शन है, जहाँ पर आप ये मेडिटेशन हॉल देख रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, दोनों तोरण द्वार हैं, बोधि वृक्ष है, वो म्यूजिकल फाउंटेन है, उसमें कलरफुल लाइट भी ऑन होती है रात के समय। ये पूरा सिटिंग एरिया है। ये म्यूजियम का एक और गेट है, इसके जस्ट पीछे जो है सीएम हाउस है। ठीक है सर, हाँ, जस्ट इस गेट के निकलते ही ये गेट है, ये गेट सीएम हाउस का, इस रोड के इधर। आज बाबा साहेब को
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया था हमारे देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि बाबा साहब को कानून की जैसी जानकारी थी वैसे किसी और को नहीं थी उस समय। बाबा साहब विदेशों से पढ़ के आए थे और अपने देश की हर तरह की कंडीशन को समझते भी थे, तो इसलिए उनको कानून मंत्री के पद के लिए चुना गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे, बट उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। लॉ मिनिस्टर जो थे उस समय नया नियम बिल वगैरह पास कर सकते थे, कानून बना सकते थे, कुछ भी उनके हाथ में पावर थे। हाँ, बट होता क्या है कि जब हिंदू कोड बिल पास नहीं होता तो बाबा साहब रिजाइन भी तो दे देते हैं ऑन द स्पॉट कि मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए जहाँ पर मैं अपना ही बिल पास ना कर सकूं। मैं अपने ही लोगों के हितों की बात करके उनका मतलब गुनहगार नहीं बनना चाहता इस तरह से। तो बाबा साहब कहते हैं कि क्या फ़ायदा है, मैं जिस जनता के लिए खड़ा हूँ इस जगह पर वो जनता मुझे नहीं समझ रही है, तो मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। ये एक एनिमेट्रिक रोबोट है, ठीक है सर। आप देखेंगे इनकी आईज, लिप्स, हैंड्स, फिंगर्स सब मूव करते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग। हेलो बाबा साहब, आज आपने संकल्प लिया था, भूल गए। If we wish to maintain democracy, not merely in form, स्पीच है बाबा साहब की, in fact, जिसमें कि बाबा साहब कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है। जैसे व्यक्ति उसको यूज करेंगे वो उस हिसाब से ढल जाएगा, ठीक है। और हमारे ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारा संविधान कैसा है, किस शेप में है, तो वो लचीला है। तो ये खासियत है हमारे संविधान की, ठीक है। हाँ जी, it means that we must abandon the method of civil disobedience. ये हमारे संविधान की बुक पर साइन करते हुए सभी फर्स्ट मिनिस्टर्स राजकुमारी अमृत कौर हैं, जिन्होंने हमारे दिल्ली का एम्स बनवाया था। कहते हैं जब इनको गवर्नमेंट से जो फंड मिला था वो कम पड़ गया था, तो इन्होंने पर्सनल एसेट्स तक बेच दी थी कि एम्स को कंप्लीट कराना है। मौलाना अबुल कलाम जी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, बाबा साहिब, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर थे जो कि। ये हमारे बाबू जगजीवन राम हैं जो कि लेबर मिनिस्टर बने थे आज़ादी के बाद के पहले लेबर मिनिस्टर। ये हमारे सरदार बलदेव सिंह जी हैं, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है सर। राजकुमारी अमृत कौर सर, आप ये देख रहे हैं कि इसमें से जो परेड है वो इंडिया गेट के अंदर से जा रही है। अभी तो हम ऐसा नहीं देखते, ये फर्स्ट एंड लास्ट परेड थी जो अंडर द इंडिया गेट गई थी, ठीक है सर। इसके बाद इसमें अमर जवान ज्योति और फ्लैग वगैरह लगा दी है, तो इंडिया गेट के अंदर से जाने की परमिशन नहीं है अब किसी को भी। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट परेड थी। बाबा साहेब जब अपना लॉ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके अगले दिन का ये आर्टिकल है 28 सितंबर का, ठीक है मैम। इसका मतलब बाबा साहब को जो चार संभालते हैं वो होते हैं के.एम. मुंशी, जो कि फर्स्ट फूड मिनिस्टर थे और सेकंड लॉ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। आज आप देखेंगे बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच में बोला था, मैंने भले ही हिंदू धर्म में जन्म ले लिया बट मैं हरगिज नहीं मरना चाहूँगा इस धर्म में। पूरी लाइफ उनकी बीवी ने काट दी ऐसे, इस धर्म की छुआछूत ने उनकी वाइफ को भी छीन लिया। और कहते हैं उनकी एक अंतिम इच्छा थी मंदिर में जाने की, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिंदू भले ही थे बट वहाँ भी तो भेदभाव था। तो बाबा साहब कहते हैं कैसा धर्म है, इसमें बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है किसी भी तरह से। हिंदुओं के लिए केवल हिंदू होना ही काफ़ी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए उनको। तो ये बाबा साहब कहते थे मुझे हिंदू धर्म पसंद नहीं है। तो होता क्या है, जब बाबा साहब ने ये स्पीच में बोला तो बहुत सारे धर्म के लोग आ जाते हैं कि आप हमारा धर्म अपनाइए, प्रचार करते हैं सब अपने धर्मों का। बाबा साहब ने बहुत सारे धर्मों की पढ़ाई भी की, ऐसे ही कोई इनका डिसीजन नहीं होता था कि चलो अच्छा लगा तो उठा लिया कर लिया। हाँ, तो बहुत सारा इन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारा जाना, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। और बौद्ध धर्म कहता अपने भारत का ही था,
भगवान बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था। बहुत सारे रीजन थे कि बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने। हाँ, बुद्ध हमारे पूर्वज भी हैं। हाँ, हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके संतान हैं। लोग मानते नहीं है, ये अलग बात है। हम सब के अगर कोई पूर्वज है तो भगवान बुद्ध है, चाहे उसमें जाति कोई भी है, कोई भी जाति है। तो फिर होता क्या है कि बाबा साहब को इस धर्म में जो सबसे अच्छी चीज लगती थी वो थी इक्वालिटी। यहाँ पर हर किसी को इक्वल अवसर दिए जाते थे हर काम के लिए। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में अपनी सेकंड वाइफ सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, भंते चंद्रमणि जी से। ये भंते चंद्रमणि जी की फोटो है, ब्लैक कुर्ते में आप देख रहे हैं, ये क्लिप ओरिजिनल चल रही है पीछे। हाँ जी, और उस समय होता क्या है कि नागपुर में 7 लाख लोग बाबा साहब के साथ होते हैं वहाँ पर अवेलेबल। जब बाबा साहब दीक्षा लेते हैं तो बाबा साहब नॉर्मली पूछ लेते हैं कि अगर किसी को और को भी धर्म परिवर्तन करना है तो कर लीजिए, अभी तो भंते भी यही हैं, ऐसे करके। तो 7 के 7 लाख लोग जो है हाथ खड़ा करते हैं कि हम सबको अपना धर्म जो है चेंज करना है। 7 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था सेम डे पर। कहते हैं इससे पहले अशोका सम्राट ने अपना धर्म परिवर्तन अपना लोगों को मीन्स किया था कि धर्म परिवर्तन कीजिए तलवार के दम पर। बाबा साहब ने किया था प्रेम के बल पर। तो बहुत सारे लोग जो थे प्रेम से माने थे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। अगले ही दिन कहते हैं कि वहाँ के आसपास कोई चंद्रपुर नाम का कोई है विलेज, वहाँ पर बाबा साहब ने 2 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो आज संकल्प दिवस के अवसर पर हम आपको यहाँ लेकर आए हैं बाबा साहेब के निवास स्थल पे, जो अब एक म्यूजियम के तौर पर सभी के लिए खुला हुआ है। और ये वो प्रदर्शनी है जिसे आप देख सकते हैं कि संकल्प भूमि के पीछे की जो कहानी है, उस संकल्प की जो कहानी है उसे दर्शाता है। जब बाबा साहेब ने एक संकल्प लिया और 26 साल के एक युवा के रूप में लिया गया उनका एक संकल्प, उस एक संकल्प ने भारत के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। भारत में दलितों और पिछड़ों की जो स्थिति थी उससे उन्हें उबारने का काम किया। अपनी भीगी पलकों से बाबा साहेब ने संकल्प किया कि वो इस समाज से ये जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जिसके कारण उनके जैसे पढ़े लिखे शिक्षित प्रबुद्ध व्यक्ति को भी इस तरीके का अपमान झेलना पड़ा कि उन्हें एक रहने का स्थान नहीं मिला, उन्हें नाम बदल के एक धर्मशाला में रहना पड़ा। और वहाँ से भी जब लोगों को पता चल गया कि वो किस जाति से संबंध रखते हैं तो वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया बेइज्जत करके। तो उन्होंने प्रण लिया, संकल्प लिया कि वो इस जाति व्यवस्था को, इस वर्ण व्यवस्था को इस देश से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। उनका ये संकल्प उनके संघर्ष के रूप में आजीवन उनके साथ रहा। जब तक बाबा साहेब की सांसें रहीं तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहा। इसी के साथ देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।